हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग दो कविता हैं जिसका नाम है कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। इन दोनों कविता के लेखक हैं कुंवर नारायण जी हैं। इन्होंने हमें इन दोनों कविता में क्या बताया गया, पहले तो हम लोग संक्षिप्त रूप से यानी छोटे से रूप में हम लोग वो पढ़ेंगे, जानेंगे कि इनमें क्या क्या लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं, कविता के बहाने हैं, यह कवि के लिए क्या है, एक यात्रा है। क्या है? एक यात्रा। अब एक बात बताओ, आप लोग यात्रा कर रहे हो तो आपको पता होगा कि यात्रा करेंगे हम लोग, पहले स्थान कौन सा आएगा, फिर कौन सा स्थान, फिर कौन सा, ऐसे आएगा ना। तो ऐसे कवि के लिए यात्रा क्यों हुई? क्योंकि यह कविता जो स्टार्ट होती है कहाँ से? चिड़िया से स्टार्ट होती है। यानी कवि ने चिड़िया को उड़ते हुए देखा तो कवि को एक बहाना मिल गया कविता लिखने का। उसके बाद कवि ने फूलों को देखा, यानी फूल को देखा खिलते हुए, तो कवि को बहाना मिल गया कविता लिखने का। फिर बच्चों के खेल को देखा। तो कहने का तात्पर्य क्या है? चिड़िया से स्टार्ट होती है, फूल तक जाती है, फूल से अंतिम समय बच्चों तक। इसलिए कवि को यह है क्या लगी, कविता यात्रा के समान लगी। दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। कवि कह रहा है कि मेरी बात, जो मेरा कथन, जो मैं कहना चाह रहा था, वो बिल्कुल सरल एवं सहज थी, लेकिन मैंने दिखावटीपन भाषा के चक्कर में मैंने अपने बात को उलझा दिया। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, कोई भी किसी प्रकार की बात क्यों न हो, उसको कहने के लिए फिक्स निश्चित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। निश्चित शब्द होते हैं। कोई बात आप लोग कह दो कि मैं खाना खा रहा हूं, तो फिक्स शब्द हैं, ये यही शब्द होंगे। इसके अलावा हम लोग कुछ नए शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हम लोग कह नहीं पाएंगे। सही सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, उन बच्चों तक पहुंचा दीजिए जिनको नहीं पता है कि हमारे यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज भी स्टार्ट हो चुकी है। 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ये 3rd चैप्टर है हमारा। उम्मीद करता हूँ यदि आप लोगों ने दोनों चैप्टर देखे हैं तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हमारा 3rd चैप्टर है, आज हम लोग इसे पूरा कर लेते हैं। तो पहली भूमिका हम लोग पढ़ते हैं कविता के बहाने की। कविता के बहाने कवि के लिए क्या है, कि यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। यानी कब से स्टार्ट होती है? चिड़िया, चिड़िया को फिर फूल, फूल के बाद में किसको देखता है? बच्चे। यानी कि चिड़िया को देख करके बहाना मिला कविता लिखने का, फिर फूलों को देख करके, फिर बच्चे को, खेल को देख करके। अब कवि कह रहा है कि एक और तो प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ बच्चा है। यानी कि यहां तक तो क्या है, एक प्रकृति है, लेकिन यहां क्या है, भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ बच्चा है। तो पहला पद्यांश है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, कवि को एक कविता लिखने का एक बहाना मिल गया। कैसे? चिड़िया की उड़ान को देखकर। अब कवि कह रहा है कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अब कवि कह रहा है कि चिड़िया नहीं जान सकती कि कविता की उड़ान कहां तक है, क्योंकि चिड़िया की उड़ान तो फिक्स है, निश्चित है कि मुझे यहां से उड़ना है और वहां तक जाना है, दाना लेकर मुझे वापस आ जाना है। लेकिन चिड़िया भला क्या जाने कि कविता की उड़ान कहां तक है। कविता तो हमेशा उड़ती रहती है, क्योंकि जब जब इस संसार में मानव रहेगा तब तक कविता उड़ती रहेगी। बाहर भीतर इसगर उसगर। अब कवि कह रहे हैं जो चिड़िया है ना, ये बाहर भीतर इसगर उसगर उड़ती है। कविता की पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। अब चिड़िया क्या जाने कि कविता कहां तक उड़ सकती है, लेकिन कवि ने अपने कल्पना रूपी पंख लगाकर इस पूरे आसमान में उड़ने की कोशिश कर रहा है। किसकी तरह? चिड़िया की तरह। वापस देखिए, कवि को कवि को कविता एक उड़ान लगी, किसके बहाने? चिड़िया के बहाने। कहने का तात्पर्य क्या है कि कवि ने चिड़िया को देखा उड़ते हुए, तो कवि को एक बहाना मिल गया कविता लिखने का। तो कवि को बहाना मिला चिड़िया की उड़ान देख करके, तो कवि को कविता कैसे लगी? एक उड़ान लगी। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बात तो सही है कि एक चिड़िया है, उसकी तो उड़ान हम लोग बता सकते हैं कि उसका तो यहां से लेकर वहां तक उड़ेगी, फिक्स है, निश्चित स्थान तक उड़ेगी। लेकिन चिड़िया क्या जान सकती है कविता कहां तक उड़ सकती है? नहीं जान सकती। तो कवि कह रहा है कि भला चिड़िया नहीं समझ सकती, नहीं जान सकती कि कविता की उड़ान कहां तक है। एक चिड़िया है, वो बाहर भीतर इसगर उसगर उड़ सकती है, लेकिन कविता कहीं पर भी उड़ सकती है। भला चिड़िया क्या जाने, क्योंकि यह चिड़िया नहीं जान सकती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने। अब कवि है, कल्पना रूपी, कविता में कल्पना रूपी पंख लगाकर चिड़िया के तरह वह पूरे आसमान में उड़ने की कोशिश कर रहा है। कौन? कवि कर रहा है। कैसे पंख? कल्पना के पंख। अब देखो यहाँ पे रे 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 रे, वर्णों की आवर्ती के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए यहाँ पर निम्नलिखित पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग किया गया? निम्नलिखित शब्दों में चिड़िया क्या जाने, यहाँ प्रश्नवाचक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। व्याख्या,
कवि कहता है कि मुझे एक चिड़िया को देखकर एक कविता लिखने का बहाना मिल गया है। फिर कवि कहते हैं कि कविता कल्पना की उड़ान है। इसे सही सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक चिड़िया का उदाहरण देते हैं और इसके साथ ही चिड़िया की उड़ान के बारे में भी कहते हैं कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, किंतु कविता की कल्पना का दायरा असीमित होता है। चिड़िया बाहर भीतर या इस घर से उस घर तक ही उड़ती है, परंतु कविता की उड़ान विस्तृत अर्थात असीमित होती है। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं है। वह कविता को अच्छी बनाने के लिए अपने भावों को उसमें शामिल कर देता है। वह कविता में कल्पना के पंख लगाकर उड़ाना चाहे तो उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से बहुत आगे है। बात तो सही है, क्योंकि कवि तो अपने विचारों की सहायता से, कल्पना की सहायता से कैसे भी शब्दों का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि कविता में शब्दों का खेल होता है। और चिड़िया कभी भी नहीं जान सकती है कि कविता कहाँ तक उड़ सकती है। कविता तब तक उड़ती रहेगी जब तक इस संसार में मानव रहेगा और उसे पढ़ता रहेगा। देख लो, आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित पद्यांश में किस बोली का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखना, पद्यांश देखा, 5 सवाल पूछेगा एमसीक्यू, वो आपसे पूछा जा सकता है। कैसी कविता है? छंदमुक्त कविता है और वर्णों की आवर्ती कारण यहाँ रे वर्ण की आवर्ती है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल बन सकते हैं। तीनों में से एक भी सवाल पूछ लिया तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा पद्यांश है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। अब कवि को फूलों को खिलते हुए देखकर कवि को एक कविता लिखने का बहाना मिल गया। तो कवि क्या बोला? कविता देख खिलना है, फूल जैसे खिलता है वैसे खिलती है कविता। तो कैसे? फूलों के बहाने। इसका मतलब क्या हुआ कि कवि ने एक कहीं होगा बगीचे में, तो वहां फूलों को खिलते हुए देखा, तो कवि को कविता है वो एक खिलना नजर आ रहा है। अब कवि कह रहा है कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बात तो सही है, एक फूल है, कुछ समय के लिए खुलता है, कुछ समय के लिए अपनी खुशबू बिखेरता है, उसके बाद मुरझा जाता है। लेकिन कविता अनंत समय तक, जब तक इस संसार में मानव रहेगा तब तक वह खुशबू बिखेरता ही रहेगी, वो कविता खुशबू ही बिखेरती रहेगी। अब फूल है, कहां कहां खिल सकता है? बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। बात तो सही है, क्योंकि फूल है वो एक निश्चित समय के बाद मुरझा जाता है। बिना मुरझाए महकने माने फूल क्या जाने, नहीं जान सकता, क्योंकि कविता कभी मुरझाती नहीं है और वह हमेशा खुशबू बिखेरती ही रहती है। तो वही कवि यहां कहने की कोशिश कर रहा है। कवि क्या कह रहा है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, यानी कि फूलों को खिलते हुए देखकर कवि को एक कविता लिखने का बहाना मिल गया है। फिर कवि कह रहा है कि भला फूल नहीं जान सकता है कविता कब तक खिल सकती है। एक फूल है, वह बाहर भीतर इस घर उस घर खिलता रहता है, बिना मुरझाए महकने माने फूल क्या जाने। क्योंकि फूल है कुछ समय के बाद मुरझा जाता है, लेकिन फूल यह कभी भी नहीं जान सकता कि बिना मुरझाने के या बिना मुरझाए महकने के माने यह कविता कब तक खिलती रहेगी। यानी कि क्या कभी जान पाएगा फूल? कभी भी यह जान नहीं सकता, क्योंकि कवि ने अपने शब्दों, कल्पना वाले शब्दों का प्रयोग करके कविता को अनंत समय तक, चिरकाल समय तक उसे खिलता हुआ छोड़ सकता है। क्योंकि जब जब पाठक उसे पढ़ेगा तब तक कविता खुशबू बिखेरती रहेगी। लेकिन फूल है वह निश्चित समय के लिए खिलेगा, निश्चित समय के लिए खुशबू बिखेरता है। कवि कहता है कि कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है। फूलों को देखकर कवि का मन आनंद से भर जाता है, उसके मन में कविता फूल की तरह विकसित होती है। फूल से कविता में रंग भाव आदि आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जान सकता बेचारा, सीधी सी बात है। क्योंकि फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं और खुशबू फैलाते हैं, फिर मुरझा जाते हैं, उसकी समाप्ति निश्चित है। एक फूल की कुछ समय बाद समाप्ति निश्चित है, लेकिन कविता की कभी भी समाप्ति नहीं होती है, क्योंकि वह हमेशा खिलती ही रहती है, हमेशा खुशबू बिखेरती रहती है। तब जब जब पाठक पढ़ेगा, जब जब खुशबू बिखेरेगी। वे बाहर भीतर इस घर उस घर में अपनी सुगंध फैलाते हैं। कौन? जब फूल खिलेगा, खुशबू होगी, वातावरण में हवा चलेगी तो फूल की खुशबू भी दौड़ेगी। फिर कुछ समय बाद मुरझा जाते हैं, अर्थात जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है। इस बात को फूल नहीं समझ पाता। बात तो सही है, क्योंकि फूल कभी भी नहीं समझ पाता कि कविता की कविता की खुशबू, कविता है वह कब तक खिलती रहेगी, कब तक खुशबू बिखेरती रहेगी। क्योंकि लोगों के मन में, पाठकों के मन में जब तक कविता रहेगी तब तक वह खुशबू बिखेरती रहेगी। ऐसा फूल कभी भी नहीं समझ सकता है, नहीं जान सकता है।
भाषा कैसी है? सरल एवं सुबोध है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। आपसे पूछा कैसे जाएगा? निम्नलिखित पद्यांश में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? कैसी कविता है? छंद मुक्त है, छंद सहित है। फूल क्या जाने में प्रश्नवाचक अलंकार है और वर्णों की आवर्ती कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ध्यान रखने सभी जगह ऐसा ही होगा, क्योंकि रह रह बाहर भीतर इसगर उसगर, पहले चिड़िया उड़ी फिर फूल, अब बच्चा भी इसगर उसगर बाहर भीतर खेलेगा। तीसरा पद्यांश है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, यानी कि कवि ने बच्चों को खेलते हुए देखकर उसके मन में कविता लिखने का बहाना मिल गया कि कविता तो एक खेल है बच्चों की तरह, लेकिन एक बच्चा है वो बाहर भीतर इसगर उसगर खेलता रहता है, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। बात तो सही है कि किसी भी परिवार में आपस में दो परिवार में झगड़ा हो रहा है, उन दोनों परिवारों को एक करने का कार्य एक बच्चा कर सकता है, इन बच्चे आपस में कर सकते हैं। खेल खेल में वो किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं निभाते हैं, उनको पता ही नहीं होता मनमुटाव क्या होता है। यानी कि कोई आपस में दो इंसान लड़े हुए रहते हैं और उन दोनों को एक भी बच्चा कर सकता है। आप कोई इंसान हंसता नहीं है, उसके सामने आकर कोई बच्चा आकर के मुस्कुरा देता है तो सामने वाला अपने आप ऑटोमेटिक मुस्कुरा जाता है। तो वही बात यहाँ है कि सभी घरों को एक बच्चा ही कर सकता है, और ऐसा कौन जान सकता है? बच्चा ही जान सकता है। लेकिन बच्चा यह नहीं जान सकता कि कविता भी ऐसा कर सकती है। क्यों? क्योंकि जब जब कविता पाठक पढ़ेगा तो उसमें कवि ने ऐसे शब्दों का प्रयोग है जिससे जिस घर में झगड़ा भी हुआ है वह झगड़ा समाप्त हो जाएगा और आपस में एक मित्रतापूर्ण भाव से संबंध बना करके फिर रहने लग जाएंगे। तो वही बात है। तो कवि को बच्चों को खेलते हुए देखा तो कवि को एक कविता है वह खेल लगी, यानी बच्चों को खेलते हुए देखकर कवि को एक बहाना मिल गया कविता लिखने का। बच्चे हैं जो बाहर भीतर इसकर उसकर खेलते रहते हैं और सभी घरों को वो एक, सभी सदस्यों को एक करने का केवल बच्चा ही जान सकता है। ये बच्चे ही यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं बच्चे हैं ना, परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सबको एक कर देते हैं, ऐसा बच्चे ही जान सकते हैं। बात समझ आ रही? और लेकिन बच्चा नहीं जान सकता कि कविता कब तक सभी परिवारों को एक कर सकती है, पूरे संसार को एक कर सकती है, लेकिन बच्चा ऐसा नहीं जान सकता। कवि कविता को बच्चों के खेल के समान मानता है क्योंकि बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों का खेल है, वह बच्चों के खेल की तरह कहीं भी किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती है। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं क्योंकि वे खेलते समय अपने प्राय में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं करते, अर्थात वे कभी इस घर कभी उस घर, कभी बाहर कभी भीतर खेलते हैं। उसी प्रकार कवि अपने शब्दों से आंतरिक व बाहरी संसार के मनोभावों को अपने मन के अनुसार रूप प्रदान। एक मिनट वापस देखना। अपने शब्दों के आंतरिक व बाहरी संसार के मनोभावों को अपने मन के अनुसार रूप प्रदान कर सकते हैं। मनानुसार रूप प्रदान कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मन के स्केल लगा देना, मन के अनुसार रूप प्रदान करता है। वह बच्चों की तरह बेपरवाह है क्योंकि कविता पर किसी भी प्रकार का बंधन लागू नहीं होता है। कहने का तात्पर्य, कवि जिस प्रकार बच्चों में जब बच्चे खेलते हैं तो वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं मानते, वो किसी भी घर में किसी भी जगह खेल सकते हैं और कभी भी खेल सकते हैं। ऐसे ही कभी भी अपनी कल्पना के द्वारा अपने शब्दों की सहायता से, शब्दों के प्रयोग से वह किसी भी कविता को कैसे भी बना सकता है, केवल एक कवि ही जान सकता है और कोई भी नहीं जान सकता है। भाषा सेम है, खड़ी बोली हिंदी है, छंदमुक्त कविता और वर्णों के आवर्ती कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार। ये तो थी कविता, हमारी कविता के बहाने। अब हम पढ़ते हैं बात सीधी थी पर। भूमिका क्या है? पहली बात तो हमें ध्यान रखना है कि यह कविता है कहाँ से लिया गया, कोई दूसरा नहीं संग्रह से लिया गया है। इस कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को घेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई। कहने का तात्पर्य क्या है? द्वंद्व किसके मध्य? कथ्य और माध्यम। माध्यम क्या है? एक भाषा है, क्योंकि किसी भी कथन को, किसी भी बात को कहने के लिए एक भाषा का प्रयोग किया जाता है और उस भाषा में निश्चित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और एक भाषा की सरलता का भी प्रयोग की बात की गई कि भाषा का हमेशा सरल तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है, यानी कि किसी भी कील को दीवार में ठोकते हैं तो उसके लिए निश्चित छिद्र होता है। उसी प्रकार किसी भी बात को कहने के लिए निश्चित शब्दों का प्रयोग किया जाता है, निश्चित शब्दों का प्रयोग होता है। ये आपको ध्यान में रखना है।
कवि कह रहा है बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कह रहा है मेरी बात थी, मेरा जो कथन था, यानी जो मैं पाठकों को कहना चाह रहा था वह बिल्कुल सीधा व सरल था, लेकिन मैं बनावटीपन या दिखावटीपन भाषा के चक्कर में फंस करके मैंने अपनी बात को फंसा दिया। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिरा। कहने का तात्पर्य, कवि कहता है कि मेरी भाषा थी वो बिल्कुल सरल एवं सहज थी, लेकिन मैंने दिखावटीपन बनावटीपन भाषा के चक्कर में अपनी बात को फंसा चुका था। अब मैं अपनी बात को प्राप्त करने के लिए शब्दों को इधर उधर किया, वाक्यों को उल्टा पलटा, शब्दों को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा। मैंने कहने का तात्पर्य तोड़ा मरोड़ा उधर उधर घुमाया फिरा, यानी उल्टा सीधा किया, यानी कि किसी शब्द के स्थान कोई दूसरा शब्द, उस शब्द के स्थान दूसरा शब्द रखा कि बात या तो बने। अब कवि ने शब्दों को उल्टा पलटा क्यों? क्या तो मेरी बात बन जाए, क्या तो मेरी बात बन जाए, या फिर भाषा से बाहर आए, या जिस भाषा में फंस चुका था क्या तो मेरी बात बन जाए कि मैं जो कहना चाहता हूं वह मैं कह सकूं, या मैं उस जिस भाषा में फंस चुका था, मैं अपनी बात को फंसा चुका था, क्या उस भाषा से मैं बाहर निकल आऊं। दो कारण है यहां पे। देखो क्या कवि ने शब्दों को इधर उधर क्यों किया, उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा क्यों? क्या तो वो जो बात कहना चाहता था क्या तो वो बात बन जाए उसी भाषा में, उल्टा तोड़ा मरोड़ा शब्दों को उल्टा पलटा किया तो, या जिस भाषा में मैं अपनी बात को फंसा चुका था क्या उस भाषा से मैं बाहर आ जाऊं। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चलेगी, पेचीदा कठिन। अब जैसे मैंने शब्दों को इधर उधर किया तो मेरी बात तो नहीं बनी और मेरी बात और भी ज़्यादा कठिन हो गई, यानी उस बात में वह जो बात थी, जो कथन मैं कहना चाह रहा था, वह भाषा में बहुत अच्छे से फंस चुकी थी, बहुत ज़्यादा कठिन हो चुकी थी। व्याख्या देखिए, कवि कहता है कि वह अपने मन के भावों को सरल सहज रूप से अभिव्यक्त करना चाहता था, परंतु वह प्रभावी भाषा के चक्कर में प्रस्तुत करना चाहा तो भाषा के चक्कर में भावों की सरलता समाप्त हो गई, अर्थात बात टेढ़ी या जटिल हो गई। कवि कहता है कि मैंने अपनी मूल बात को पाने के लिए शब्दों, वाक्यों आदि को बदला, भाषा के शब्दों को उलट पुलट कर देखा, अर्थात शब्दों को इधर उधर किया, उन्हें तोड़ा मरोड़ा, क्योंकि कवि चाहता था कि या तो बात बन जाएगी, अर्थात जो मैं कहना चाहता हूं वह बात बन जाए, या फिर वह भाषा के उलट फेर के जंजाल से मुक्त हो जाए। यानी क्या तो मैं अपनी बात को जो कहना चाहता हूं वही की वही मेरे सामने स्पष्ट है, हाँ मैं ये कह रहा हूं, पाठकों को समझ में आ जाएगा, या मैं उस जिस भाषा में फंस चुका था उस भाषा से मैं बाहर निकल रहा हूं, अपनी बात को निकाल सकूं। परंतु कवि कहता है कि इससे मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई, उसकी भाषा के साथ साथ कथ्य भी जटिल हो गया। कथन बात जो कह रहा था वो भी ज्यादा कठिन हो गया, अर्थात मैं जो कहना चाहता था वह और भी जटिल हो गया है, और भी कठिन हो गया। क्यों? बनावटीपन भाषा के चक्कर में फंसा पहले, फिर उसने शब्दों को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, तो बात और भी ज्यादा उस भाषा में फंस चुकी थी। कैसी भाषा है? खड़ी बोली हिंदी है, छंदमुक्त कविता है, साथ साथ शब्द में क्या है? पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार। पुनर, देखो इसका ध्यान रखना है आप लोगों को, पुनर यानी दोबारा, उक्ति यानी कथन, कहीं पर भी दो शब्द एक जैसे हों और दोनों का अर्थ समान हो तो वहां पर पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार होता है। टेढ़ी फंसना, पेचीदा होना जैसे मुहावरे का यहाँ प्रयोग किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित पद्यांश में किस किस मुहावरे का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना। कवि कह रहा है कि सभी समस्याओं को मैंने धैर्य के साथ नहीं समझा, मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता ही चला जा रहा था। अब जैसे पेंच है, कोई पेंच है, उसको मुझे खोलना है तो मुझे इस प्रकार से खोलना चाहिए, इस प्रकार से। अब मैं उसे खोल तो नहीं रहा हूं और बिना सोचे समझे मैं उसे कसता ही जा रहा हूं, कसता ही जा रहा हूं, तो सीधी सी बात है चूड़ी मरेगी, चूड़ी मर जाएगी। जैसे मान लो ये है, इसे मैंने खोला, अब इसमें तो चलो चूड़ी नहीं है, अब इसे मैंने मान लो ऐसे चूड़ियां होती हैं तो उसे मैं क्या करूंगा? खोल लूंगा, ऐसे खोल लूंगा ना। अब मैं उसे क्या कर रहा हूं? बिना समझे हुए उस समस्या को, और मैं उसे कसता जा रहा हूं, कसता जा रहा हूं, तो चूड़ी तो मरेगी, सीधी सी बात है। तो वही बात यहाँ है, क्योंकि इस तरह कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाश बिनों की शाबाशी और वाह वाह। अब सुनो, कवि कह रहा है इस समस्या को मैंने बिना धैर्य के समझे ही बिना ही मैं उस बात को उस भाषा में फंसाता ही जा रहा था। जिस प्रकार एक पेंच को खोलने की बजाय बिना सोचे समझे उसे कसते ही जाओगे तो उसकी चूड़ी मर जाएगी।
मर जाएगी तो फिर वो कसेगा नहीं, क्योंकि इस कर्तव्य पर अब कवि कह रहा है कि जो मेरे दर्शक हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मैं जो कर्तव्य दिखा रहा था, बिना सोच समझे मैं बात को भाषा के चक्कर में फंसा रहा था, इस कर्तव्य को देख करके मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा था कि दर्शक मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे शाबाशी दे रहे हैं, लेकिन शाबाशी नहीं है, वो क्या है, व्यंग रूप में मुझे शाबाशी दे रहे हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। अब कवि कहता है कि अंत में वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्या? जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। बात तो सही है, यदि आप उस पेज को कसते जाओगे, सीधी सी बात, उसकी चूड़ी मरेगी। उसी प्रकार मैं अपनी बात को उस भाषा के चक्कर में फंसाता ही जा रहा था, शब्दों को उल्टा पलटा तोड़ता मरोड़ता ही जा रहा था, तो मेरी बात और भी ज्यादा कठिन होती हुई जा रही थी। अब मैं ही समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरे पाठक क्या समझ पाएंगे, और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। अब जो मेरी बात थी वह भाषा में बेकार से ही घूमने लग गई, मुझे नहीं पता मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और भाषा में बिल्कुल अच्छे से फंस चुका था। व्याख्या। कवि कहता है कि जब उसका कथ्य मुश्किल हो गया तो उसने इस समस्या को धीरज या ध्यान से समझे बिना कथ्य को उलझा दिया, अर्थात कथ्य अभिप्राय समझे बिना वह बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगा, और आडंबरयुक्त भाषा का प्रयोग करने से वह भारी रूप से तो वह कथ्य सुंदर लग रहा था, और लोग भी कवि प्रयासों अर्थात कर्तव्य या कलाबाजी को देखकर उसकी तारीफें कर रहे थे, जिसे वह सुन रहा था और समझ भी रहा था कि वह उसकी झूठी तारीफ है, अर्थात यह वाह उसकी तारीफ नहीं, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। कवि को जिस बात का डर था, अंत में वही हुआ कि कथ्य सुलझाने के प्रयासों में वह प्रभावीन हो गई और वह शब्दों का एक समूह बनकर रह गई, अर्थात कथ्य भाषा में उलझकर रह गया। सेम है खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, छंदमुक्त कविता है, उर्दू और तत्सम। ये ध्यान रखना, कैसे आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित पद्यांश में कैसे शब्दावली का प्रयोग किया है, तो उर्दू और तत्सम। वर्णों की आवर्ती कारण सीधी सी बात है, अनुप्रास अलंकार है, और बात को पेंच की तरह बताने से यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार। बात को कैसा बताया गया, पेंच की तरह बताया गया, तो यहाँ उपमा अलंकार माना गया है। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। अब कवि कह रहा है जिस प्रकार से किसी पेंच की चूड़ी मर जाती है फिर जबरदस्ती उसको ठोक दिया जाता है, उसी प्रकार मैंने भी अपनी बात को उस भाषा में ऐसे कैसे ही छोड़ दिया है। वह बात ऊपर से तो बहुत अच्छी नजर आ रही थी, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत थी, लेकिन जो बात को मैंने अपनी भाषा में फंसे हुए छोड़ दिया था, अब मैं स्वयं ही नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ना तो उसमें मुझे ताकत नजर आ रही है, ना उसमें कसाव नजर आ रहा है। जिस प्रकार किसी पेंच की चूड़ी मर जाती है, उसे जबरदस्ती वहीं की वहीं ठोक देते हो, उसी प्रकार मैंने अपनी बात को भी उसी भाषा के चक्कर में वहीं की वहीं छोड़ दिया, जो मैं भी नहीं समझ पा रहा था, तो मेरे पाठक क्या समझ पाएंगे। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। अब जो बात है वह एक शरारती बच्चे के रूप में कवि से पूछती है क्या, कि एक तो बात क्या है, वह शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, यानी जो बात है वह पकड़ में नहीं आ रही थी कवि के, एक शरारती बच्चे की तरह कवि के साथ में खेल रही थी। मुझसे पसीना पहुंचते हुए देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। अब कवि को वह जो बात है एक शरारती बच्चे के रूप में पूछती है कि क्या आपने कभी भी एक सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग करना नहीं सीखा, क्योंकि एक किसी भी बात को कहने के लिए सरल एवं सहज शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए और किया जाता है। तो क्या आपने कभी भी सावधानी से सरल शब्दों का प्रयोग करना नहीं सीखा। बिल्कुल भाषा, कवि कह रहा है कि मेरी बात थी वो बिल्कुल सरल थी, लेकिन मैंने बनावटीपन भाषा के चक्कर में फंस गया, अपनी बात को उलझा चुका था। इस अंश में कवि कह रहे हैं कि अपने कथ्य की अभिव्यक्ति के लिए सही माध्यम नहीं मिलने पर मैंने उसे वहीं उलझा हुआ ही छोड़ दिया। फिर कवि कहते हैं कि वह कथ्य बाहर से तो सुंदर अर्थात ठीक ठाक लग रहा था, किंतु वह अपनी अभिव्यक्ति में वह प्रभावहीन था, और जिस उद्देश्य के लिए उसका प्रयोग किया जाना था उस उद्देश्य में भी वह सफल नहीं हो पा रहा था। ऐसी स्थिति में उन दोनों के मध्य द्वंद्व चल रहा था कि कभी बात बनते दिख रही थी तो कभी नहीं। इससे हम कह सकते हैं कि कवि को भाषा की सही समझ नहीं थी, वह परेशान हो गया था। उसकी परेशानी को देखकर नटकर बच्चे के रूप में बात ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी भाषा का सुविधाजनक या स्वाभाविक ढंग से प्रयोग करना नहीं सीखा।
अर्थात शरारती बच्चे रूपी बात ने कवि से पूछा, क्या तुमने कभी भाषा को सरलता, सहजता, सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा? तो यह थी हमारी कविता। सेम है खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, छंदमुक्त कविता है, उर्दू तत्सम शब्दावली का प्रयोग, बात का मानवीकरण, अर्थात इसलिए मानवीकरण अलंकार किया गया क्योंकि बात को एक बच्चे के रूप में बताया गया, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। बात को कील और पेंच की उपमा दी, बात को तो कील और पेंच की उपमा देने के कारण यहाँ उपमा अलंकार है, और वर्णों के आवर्तीकरण अनुप्रास अलंकार है, और मुहावरों का भी यहाँ प्रयोग किया गया। ये ध्यान रखना, ये विशेष बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पद्यांश देख करके आपसे वह 5 सवाल पूछेगा एग्जाम में, वो भी एमसीक्यू रूप में, ध्यान रखना। ठीक है, तो यह थी हमारी कौन सी कविता थी, चैप्टर 3 की कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। यहाँ हमने कविता का सार हमने पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया। अब प्यार बच्चों ध्यान से सुनना, अब आप लोग चाहते हैं कि हम लोग कंटिन्यूटी हम लोग बनाएं, क्योंकि यूट्यूब पर आप लोग कंटिन्यूटी नहीं बनती है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, उसके लिए आप लोगों को पेड बैच हमारे साथ ज्वाइन करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, ऐसे गूगल ओपन करेंगे, गूगल ओपन करने के बाद में यहाँ आपको लिखना है अड्डा 24/7। क्या लिखना है, अड्डा 24/7। देखो बच्चों, इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, आप लोगों तैयारी करेंगे बहुत अच्छे से। 12th की तैयारी ऐसे करो कि जिससे कि हमारे प्रत्येक सब्जेक्ट में 95% से अधिक आए। वो कब होगा, क्योंकि यूट्यूब पे आप लोग हमसे सवाल नहीं पूछ सकते। अब वो सवाल कैसे पूछ सकते हैं, कैसे नहीं, आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, जैसे आप लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो उसी प्रकार यहाँ भी ऐसा चाहते हो कि हम लोग प्रत्येक सब्जेक्ट में 95% अधिक अंक प्राप्त करें, उसके लिए आप लोगों को यह चीज़ करना होगा। फिर अड्डा 24/7 तो यहाँ जाएंगे, सेलेक्ट करने के बाद में हमें क्या करना है, ऑल कोर्सेज में जाना है। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद में हम लोगों को क्या करना होगा, हमें जाना होगा यहाँ पे स्कूल K-12 में। यहाँ जाने के बाद में हमें क्लास 12 में जाना है, यहाँ CBSE क्लास बोर्ड। अब आप लोगों के लिए हमने स्पार्क बैच लॉन्च किया है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको आर्ट्स में सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आप लोगों को यहाँ, ठीक है, बाय नाउ करना है। बाय नाउ करने के बाद यहाँ आपको कोड यूज करना है Y551। जैसे आप लोग अप्लाई करोगे तो यहाँ देखो बेटा, ये 2999 रुपये का जो कोर्स था वो मात्र आप लोगों को कितने का हो गया, 2489 रुपये का हो गया है। लेकिन कब, जब आप लोगों ने क्या किया, ये कोड यूज किया है। अब आप लोग कहोगे सर हम तो यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, तो हम पेड बैच में क्यों ज्वाइन करें? अरे बेटा ज़्यादा है क्या, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा आर्ट्स में। कम नहीं है ये, कम है क्या पैसे या ज़्यादा है? बिल्कुल कम है बेटा। और ये इसलिए लिया जा रहा है कि अब की बार प्रत्येक सब्जेक्ट में 95% से अधिक अंक प्राप्त कर सको। उसके लिए आप लोग ज्वाइन करें और कोड यूज करें Y55, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट होगा। तो ये मात्र या कोर्स इतने का पड़ेगा आपको। तो प्यार बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।